तक मैं बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में जान चुकी थी। मुझे लग ही रहा था कि क्राइम की सारी हदें पार करने वाली सारी कहानियां मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन तभी मैंने ये सुना और आज 1 हफ्ता हो गया है मैं इस कहानी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। आज जिस केस के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो ऐसे सीरियल किलर्स हैं जो गैंग में काम करते थे, और काम ऐसे कि इन पर बनी मूवी देखकर लोग थिएटर में ही बेहोश होने लगे। वैसे तो इनका मेन काम डकैती था, लेकिन लूटपाट के बाद शुरू होता था इनका असली घिनौना खेल। गैंग में आदमी और महिलाएं दोनों काम करते थे और डकैती डालने के बाद ये गैंग रेप्स करते थे। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने मेल है या फीमेल। गैंग में आदमी औरतों का और महिलाएं आदमियों का रेप करती थी, और जिसके बाद ये अपने विक्टिम का गला काटते थे, क्योंकि गला काटने के बाद जब वो तड़पते हुए सांस लेने की कोशिश करता था और जो उसकी सांस की नली से हवा खींचने की आवाज़ आती थी वो इन्हें बेहद पसंद थी। ये लोग नेक्स्ट लेवल बदतमीज़ और सेडिस्ट थे। ये कहानी है टंडूपालिया गैंग की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्राइम की स्टोरीज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आप मेरी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं चैनल को ग्रो करने के लिए। इंडिया में कर्नाटका स्टेट में टंडूपालिया नाम का एक गांव है जो बेंगलोर से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। बात है 1930 की। टंडूपालिया गांव में एक नया आदमी आया, वेंकट स्वामी। उसने आते ही गांव में 7 एकड़ जमीन खरीदी। उसके पास अपनी एक कार्ट और बहुत सारे जानवर थे। उसे देखकर ही गांव वाले समझ गए थे कि ये काफी अमीर है। नए होने की वजह से और अमीर होने की वजह से गांव वालों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था वेंकट स्वामी। वेंकट स्वामी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखता था। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन वेंकट स्वामी अपनी लिविंग के लिए क्या करता था ये गांव वालों को क्लियर नहीं था। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और कई महीनों बाद एक पुलिस की फोर्स आई और वेंकट स्वामी को गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बाद गांव वालों को पता चला कि वेंकट स्वामी एक गुंडा है और उसके नाम डकैती के बहुत सारे केसेस हैं। और तब जाके गांव वालों की पहेली सुलझी कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। लगभग 3 महीने बाद वेंकट स्वामी जेल से छूट गया और वापस टंडूपालिया गांव आ गया, इस बार और भी खतरनाक होकर। स्वामी के 2 दोस्त भी थे जिनका नाम था मुनियप्पा और हनुमा। स्वामी ने इन दोनों दोस्तों की मदद से एक गैंग बनाया जिसके अंदर महिलाएं और आदमी दोनों थे। इसके अलावा वो जहां भी वारदात को अंजाम देते उसके आसपास के इलाके से वो टेम्परेरी बेसिस पे अपने गैंग के मेंबर्स बनाने लगे, जो हर वारदात के बाद चेंज हो जाते। स्वामी के जेल से छूटने के बाद आसपास के इलाकों में बहुत सारे कत्ल होने लगे। वेंकट स्वामी ने थोड़े दिनों बाद ही शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद उसको 4 बच्चे हुए, 3 लड़के और 1 लड़की। 3 लड़कों में से नांजरप्पा नाम का एक लड़का उसी के पदचिन्हों पर चलता है। वो स्वामी की तरह ही डकैतियां डालता है और अपने गिरोह बनाता है, जिसके बाद ये सब आगे ऐसे ही चलता रहता है। इनकी आने वाली जनरेशन्स भी इनके साथ जुड़ने लगती हैं, और उसके बाद 1996 से 2006 तक इनका आतंक टॉप लेवल पर होता है। इनके गैंग के क्राइम करने की स्ट्रैटेजी एकदम फिक्स थी। सबसे पहले इनके गैंग से कुछ महिलाएं जाती और वो घरों की रेकी करती। जो घर उन्हें बाहर से अमीर लगता उस घर का दरवाजा खटखटाकर कभी वो चूड़ियां बेचने वाले की एक्टिंग करती, तो कभी वो अपनी गोद में बच्चा दिखाकर कुछ मांगने की। जब वो घर के किसी भी मेंबर से बात कर लेती तो उन्हें अंदाजा हो जाता कि उसका घर अंदर से कितना बड़ा है, और ये सारी रेकी करने की प्रोसेस लगभग महीनों तक चलती। वो एक ऐसा घर चुनते जिनके पड़ोसी दूर दूर हों या कम हों, और एक कंडीशन और थी, उस घर में कोई पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए, वरना वो बेफालतू में लोगों को अलर्ट कर देगा। इसके बाद वो सबसे पहले देखते कि घर में एंट्रेंस और एग्जिट के दरवाजे खिड़कियां कितनी हैं। ये सारी जानकारी लेकर गैंग की औरतें गैंग के लीडर्स के पास जाती, जिसके बाद वो ग्रुप में बैठकर डिसाइड करते कि उनका अगला टारगेट कौन होने वाला है, और एक बार टारगेट फिक्स हो जाता तो वो उससे पीछे नहीं हटते। क्राइम को अंजाम देने से पहले वो अच्छे से देख लेते कि घर के अंदर एंट्रेंस और एग्जिट की कितनी सारी जगहें हैं, जिसके बाद वो एक तारीख फिक्स करते और उस दिन रात होने का इंतजार करते। रात होते ही गैंग के मेंबर्स अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते। सबसे पहले वो अपने टारगेट घर के पड़ोसियों के दरवाजे बाहर से बंद कर देते, ताकि जब चीख पुकार हो तो उनकी मदद को कोई आ ना पाए। उसके बाद वो घर के हर एंट्रेंस और एग्जिट पे अलग अलग टुकड़ों में तैनात हो जाते और आरियां, कुल्हाड़ियां और गैस कटर्स लेकर घर में रास्ता बनाने के लिए हमला बोल देते। जब घर में दरवाजे तोड़ने की या खटर पटर की आवाज़ आती तो घर के लोग डर के जग जाते। रात के अंधेरे में जब वो ये सब सुनते तो सबसे पहले लाइट जलाने के लिए भागते, लेकिन तब घर वालों को पता चलता कि उनकी लाइट के कनेक्शंस कट चुके हैं। वो तुरंत मदद के लिए टेलीफोन के पास पहुंचते
तब उन्हें पता चलता कि उनकी फ़ोन लाइंस भी काट दी गई हैं। जिसके बाद एंट्री होती डी गैंग की। सबसे पहले गैंग के मेंबर्स सारा कीमती सामान लूटते। सीधे साधे घर वाले अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ बढ़कर उन्हें अपनी जमा पूंजी देते। एक बार जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता, उसे कोने में रख के उसके बाद शुरू करते टॉर्चर। सबसे पहले रेप्स करते हैं। औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, ना उम्र से फ़र्क पड़ता ना जेंडर से। गैंग की जो औरतें थीं वो भी विक्टिम आदमियों का ब्रूटली रेप करती। घंटों गैंग के बाद वो फैमिली का एक एक इंसान गला काट के मारते। और गला काटने के बाद जब आदमी तड़प कर सांस लेने की कोशिश करता और उसकी सांस की नली से हवा खींचने की एक भारी आवाज़ आती, वो उस गैंग को और मजबूर करती अपने हर विक्टिम को मारने के लिए। यानी अगर वो किसी विक्टिम को छोड़ भी सकते थे, वो तब भी नहीं छोड़ते। इस आवाज़ को सुनने के लिए वो तब भी मार देते। उसके बाद वो घर से सारा सामान लेकर भाग जाते। उनका सबसे पहला काम होता चोरी किए गए गहनों को पिघला देना। उसके बाद चोरी किए गए सारे सामान को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी गंगम्मा की। गंगम्मा डांडूबलिया गैंग की एक फीमेल लीडर थी। ये गंगम्मा ही थी जो सेलेक्ट करती थी कि अगले टारगेट के लिए रेकी करने कौन सी औरतें जाएंगी, और सारा सोना चांदी भी इसी के कब्जे में रहता। उसके बाद ये सबसे पहले अपनी जगह बदल देते। इनके गैंग को लगभग 4 भाषाएं बोलनी आती थी। कभी KGF वाले एरिया में जाते तो कभी दूसरी साइड जाते, और उसके बाद ये अपने आप को सीधा साधा दिखाने के लिए कहीं काम पकड़ लेते। डांडूबलिया गांव के आसपास के एरिया में इनका खौफ इतना ज़्यादा था कि सरकारी बसें जो डांडूबलिया गांव की तरफ आती थीं वो भी अपना रूट डाइवर्ट करके जाने लगी। कोई भी बस वाला डांडूबलिया गांव के स्टॉप पे नहीं रुकता था। सबको पता था कि एक गिरोह है जिसके अंदर बहुत खौफनाक लोग काम करते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं ये किसी को नहीं पता था। लेकिन 2006 में पुलिस को कुछ सुनारों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद गैंग के बहुत सारे मेंबर्स पकड़े जाते हैं। गैंग के मेंबर्स के पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसके बाद गैंग के टोटल 13 लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाने में पुलिस कामयाब हो जाती है, और उनमें से 13 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ये थे गैंग के परमानेंट लीडर्स। जो टेम्परेरी बेसिस पे गैंग के लिए काम करते थे वो लोग अब भी बाहर थे, और अपने गैंग मेंबर्स और लीडर्स के लिए फांसी की सज़ा सुनकर वो पागल हो जाते हैं। शहर में वापस से आतंक फैलने लगता है, जिसके बाद कोई भी जज इनका केस सुनने के लिए राजी नहीं होता, और इसीलिए इनका केस काफ़ी लंबा खिंचता है। लेकिन फाइनली गैंग के 13 लोगों को फांसी दे दी जाती है, और कुछ अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब इन्हें सज़ा सुनाई जाती है तो ये जज पर हमला भी करते हैं। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें पकड़ा था उसका स्टेटमेंट आता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा और मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा। और इनके केस से जुड़े हुए पुलिस वाले आज भी इतने डरे हुए हैं कि कई पुलिस वालों ने अपने घर में 12-12 कुत्ते पाल रखे हैं। अपने घर के चारों तरफ ऐसी फेंसिंग करा रखी है जिसमें करंट दौड़ता है। डांडूबलिया गैंग का नाम डांडूबलिया गांव से पड़ा क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे, और डांडूबलिया नाम से साउथ की एक मूवी भी है। लेकिन उस फिल्म की कहानी बहुत उल्टी है। उस कहानी में गैंग मेंबर्स को विक्टिम दिखाया गया है। जिसने ये मूवी बनाई है उसका कहना ये है कि पुलिस ने असली डांडूबलिया गैंग को ना पकड़ कुछ मासूम लोगों को पकड़कर सज़ा दिलवा दी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनको सज़ा मिलने के बाद ऐसे क्राइम्स होने बंद हो गए।